चर्चा हो का विषय यही है महाराज। हमारी विशेष चर्चा का विषय है विपक्ष के साझा मोर्चे में असहमति के सुर। विपक्ष के साझा मोर्चे में असहमति के सुर आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरपी सिंह बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं। आरपी सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। दुष्यंत नागर जी को मैं देख पा रहा हूँ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस के नीतियों के समर्थक समझे जाते हैं, तो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। दुष्यंत नागर जी, स्वागत है आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को देख पा रहा हूँ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में आज हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इसके पहले मैं आपके पास आऊँ, दुष्यंत नागर जी, मैं आपके साथ शुरू करना चाहूँगा कि क्या कांग्रेस की मुश्किल है, क्योंकि सीपीआई, सीपीएम और बहुत सारी पार्टियों की बात करें, आम आदमी पार्टी, डीएमके, तो पहले जो एक कहीं ना कहीं आप इन सबको साथ में लेकर चलते थे, आज असहमति के सुर। तो सबसे पहले क्या इनको एकजुट रखना ही एक चुनौती बन गया है कि बीजेपी के साथ लड़ाई शुरू करें, उससे पहले आप इनको साथ में लेकर आए? क्या कांग्रेस के में संवेदनशीलता की कमी हो गई है कि साथियों को साथ लेकर नहीं चल पा रही है? क्या वजह क्या है सब जो ये रार है इसके पीछे? जी निखिल जी, देखिए, ये जो गठबंधन बना था ये लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत बना था, क्योंकि सभी क्षेत्रीय पार्टियों का अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के साथ में मुकाबला रहा है चुनावी। तो राज्य विधानसभा चुनावों के लिए तो ये छोटे मोटे संघर्ष जैसे कि केरल में हुए, ये चलते रहेंगे। और लोकतंत्र में कुछ विषयों के ऊपर असहमति होना रहा नहीं है, लोकतंत्र चलता ही ऐसे है। आप देखेंगे जब लोकसभा के चुनाव होंगे, सभी एकजुट होके, सशक्त होके, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ, एक लीडरशिप के साथ देश के सामने एक विकल्प के रूप में खड़े होंगे। असल में दुष्यंत नागर जी, जो आपने बात कही कि असहमति से ही चलता है लोकतंत्र, तब तो सरकार और विपक्ष में ही असहमति है, तो वो लोकतंत्र तो चल ही रहा है। बात असहमति है, लेकिन असहमति में भी सहमति हो। बात इस बात की है, असहमति इतनी ना हो जाए कि आपके साथ सहमति बिगड़ जाए, और वही दिख रहा है, इसलिए सवाल पूछा जा रहा है। सर आपने लेफ्ट पार्टी के विषय में कहा, वो भाई आम आदमी पार्टी आपका साथ छोड़ के चली गई, आपके साथ में जो दूसरे दल हैं वो किस किस तरह से, आपको पिछले उसकी बात याद होगी, कांग्रेस के चिरकुट नेताओं से मत कहिएगा, मतलब बहुत एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। अखिलेश यादव ने कहा था, तो ये सारी बातें मंच पर आए और कहें। बात तो सुन लीजिए सर, आपने कहा कि छोटी मोटी असहमति चलती रहती है, उस पर मैंने ये बात कही। जी, सहयोगी दलों को पूर्ण अधिकार है अपनी बात रखने का, चाहे वो पत्र के द्वारा जैसे लेफ्ट के नेता ने लिखा, चाहे टीवी में, मीडिया में बयान के द्वारा वो अपनी बात रख सकते हैं। कांग्रेस किसी को दबाती नहीं है, सप्रेस नहीं करती है, खुल के अपने विचार रखिए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर 2029 में या जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं, पूरा इंडिया गठबंधन। तो ये बताइए, ये जो पूरा गठबंधन है, ठीक है, ये पूरा गठबंधन है, ये बीजेपी के खिलाफ असहमति जताने के लिए एकजुट हो रहा है या आपस में असहमति जताने के लिए? आप किसी को सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो वो आपस में बता रहे हैं आप ही के खिलाफ असहमति जता रहे हैं। देखिए जी, इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की विफल आर्थिक, राजनीतिक और अन्य नीतियों के विकल्प के रूप में उभरा है, और जिसको लोगों ने अच्छा खासा मैंडेट भी पिछले लोकसभा चुनाव में दिया है। और आज भारत की जनता उम्मीद कर रही है कि इंडिया अलायंस मजबूत होकर अगले चुनाव में उभरेगा और सरकार बनाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, आप अगर ये कह रहे हैं कि अच्छा खासा मैंडेट दिया है और आप उस मैंडेट से संतुष्ट हैं, तो मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूं। आरपी सिंह साहब ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की जो आर्थिक, राजनीतिक जो नीतियां हैं उसके खिलाफ हम एकजुट हो रहे हैं। कैसे आप देखते हैं इनके गठबंधन को, और क्या क्या कमेंट करेंगे आप? कश्मीर से शुरू करते हैं। कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने इनका साथ छोड़ दिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी इनको धक्के मार रही है, कहती है कोई लेना देना नहीं। आगे बढ़े, यूपी में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने प्रश्न खड़े कर रखे हैं, क्योंकि इनके नेता जाकर मायावती जी का दरवाजा खटखटा रहे थे और समाजवादी पार्टी वाले इनके नेताओं को शक कर रहे थे। झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रहा है कि हमें कष्ट है जिस प्रकार से आपने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, और उसमें आरजेडी है। और आगे बढ़े, केरल के अंदर लेफ्ट पार्टी ऑलरेडी इनके खिलाफ हैं, वो ऑलरेडी बयानबाजी उनकी तरफ से आ रही है। डीएमके वो ये कह रहे थे आपस में तालमेल है, इतना तालमेल है कि डीएमके कह रहे हैं कि हमारी पीठ के पीछे छुरा घूम दिया इन लोगों ने।
थोड़ा इधर आ जाए, सेंटर की तरफ आ जाए, तो महाराष्ट्र के अंदर यूबीटी ने मना कर दिया, यूबीटी शिवसेना ने मना कर दिया कि हम भागीदारी करेंगे। तो कहाँ है इंडिया गठबंधन, और कौन सा इंडिया गठबंधन है? कोई सोच, कोई विचार है नहीं, सिवाय इस बात के कि मोदी जी का या मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियों का विरोध करना है। दूसरी बात, मैं आज आपको कहकर जा रहा हूँ, अभी इसके बाद अगले साल 5 राज्यों में चुनाव ने, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, हिमाचल, इन 5 जगह ये इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी हारने वाली है, बुरी तरह मुंह की खाने वाली है। और उसके बाद मेरी बात नहीं, तो नोट ये कर बार बार ये जो मंच एक साझा करते दीजिए। हैं जी, मैं जस्ट उसी पे पूछ रहा हूँ, मैं एक इसके सेकंड अपनी पीछे बात का पूरी क्या करूं, उसका मोटिव है आरपी सिंह साहब? क्यों फिर एकजुटता दिखा रहे हैं बार बार? इसका कुछ तो मैसेज होगा ना। मैं अपनी बात पूरी करूं, उसके बाद आपकी बात कर देता हूं। जी, मेरी बात नोट कर लीजिएगा, अगले साल इस समय तक हम लोग वापस बैठेंगे, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन ही रहेंगे, वो एलओपी नहीं रहेंगे 1 साल बाद, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो बाकी हिस्सेदार हैं उनको लीडर मानने को तैयार ही नहीं होंगे। आज भी लेफ्ट नहीं, पार्टी को लीडर बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। आरपी सिंह जी, मैं आज भी आपकी बात उमर से अब्दुल्ला सहमत को हूँ। लीडर मानने को तैयार नहीं है। अगले साल दुष्यंत जी, इन रुकिए, मैंने दिनों आपको तक रोका राहुल नहीं एक गांधी बार भी। भारत के प्रधानमंत्री होंगे, नेता प्रतिपक्ष नहीं होंगे। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ। राहुल मुंगेरी जी लाल अगले के साल इन हसीन दिनों तक सपने देखना छोड़ दो, एलओपी नहीं होंगे, मुंगेरी लाल के हसीन देश सपने के देखना छोड़ प्रधानमंत्री दो। होंगे, पहले उमर अब्दुल्ला को मना लो, पहले प्राइम झारखंड मुक्ति मिनिस्टर ऑफ मोर्चा को इंडिया। मना लो, पहले लेफ्ट पार्टी को मना लो, पहले ममता बनर्जी को मना लो, पहले चलिए। डीएमके को मना लो, फिर हाँ। जाकर कहीं सपने देखना। और क्योंकि अगले साल आपका यूपी से, उत्तराखंड से, पंजाब से, इन सब ये राज्यों में पंजा 0/0 काफी है ठीक है, साहब। अब एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। पंजा काफी है, दुष्यंत नागर जी पंजा। आएंगे आपके पास दोबारा, अभी उनको कंप्लीट कर पंजा लेने दीजिए ना। काफी है, खुद ही राहुल जी पंजा को प्राइम लोगों ने मिनिस्टर कई साल बनाने के देख लिए लिया, पंजा काफी ये है, खुद पंजा। ही पंजा कई साल देख लिया लोगों ने, अब इस खूनी पंजे के झांसे में आने वाले नहीं है लोग। ये अभय मुद्रा का पंजा है, ये ठीक है, भारत को अभय ठीक है सर। देगा, भारत के लोगों को होती नहीं है नौकरियां आपकी जगह, देगा, अभय मुद्रा इस रोजगार प्रकार देगा, होती है। अब अभय मुद्रा विकास का दिखाने दीजिए राह भाई। दिखाएगा। ठीक है, अभय मुद्रा आप दिखा रहे हैं, राहुल गांधी संसद में दिखाते हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या इंडिया गठबंधन जो है, इंडी गठबंधन, विपक्षी गठबंधन जो है, ये आपको लगता है कि दरअसल बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के बजाय इनको सबसे पहले आपस की ही जो खींचतान है उसको सुलझाने की जरूरत है, उसके बाद जब वहां ठीक कर लेंगे तो बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे? नहीं, देखिए निखिल भाई, सबसे पहले तो ये कि लोकतंत्र में ऐसे गठजोड़ बनाना ये कोई नई चीज नहीं है। राजनीति में जब भी पार्टियां कमजोर होती हैं तो गठजोड़ बनाती हैं, और मजबूत रहने पर भी कहीं उनको जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, तो वो गठजोड़ में जाती है। और भारत ने गठजोड़ की राजनीति को अलग अलग समय पर स्वीकार किया है, और एनडीए तो देश का सबसे लंबे समय तक चलने वाला गठजोड़ है, जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल रहा है। जी। वहां ऐसे स्वर भी नहीं सुनाई देते, वहां एक दूसरे के साथ एकोमोडेट करते हैं। हम सबको याद है कि कैसे नीतीश कुमार जी की पार्टी और रामविलास जी की पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिस्से की सीटें छोड़ दी। अभी भी अलग अलग राज्यों में वो सहयोगियों के साथ उस तरह का बर्ताव करते हैं। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस उस बिग ब्रदर के रोल में अपने आप को तैयार कर पाई? गठजोड़ की मूल शर्त होती है कि जो शक्तिशाली दिख रहा हो वो दूसरों को घुस दे। अब यहाँ संकट है कि शक्तिशाली केंद्र में तो है 99 सीट पर, लेकिन राज्यों में उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं, और जहां बहुत अच्छी स्थिति है वहां किसी भी सहयोगी को रखने को तैयार नहीं। आप कोई एक राज्य बताइए जहां उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार हो और उन्होंने फिर भी अपने साथ सहयोगी को रखा हो। उनका कोई एक सहयोगी बताइए जो पूर्ण बहुमत से सरकार बना लिया और इनको रख रहा हो। क्योंकि कश्मीर से शुरुआत हुई तो कश्मीर में नहीं रखा, तमिलनाडु में जहां भी वो सत्ता से गए वहां उनको डीएमके नहीं रखा था, अब वो कूद कर टीवीके के साथ चले गए। इसको समझना बहुत जरूरी है। राजनीतिक तौर पर कांग्रेस का चरित्र नहीं है गठजोड़ के साथ चलने का, ये समझिए इसको, और इसीलिए ये सारी असहजता आपको दिखती है। दूसरा, जो 2024 के लिए जो गठजोड़ बनाया गया था, जिसमें नीतीश कुमार के नाम पर सहमति नहीं बन पाई और जिसका खामियाजा सबने देखा, दरअसल उसके बाद कोई गठजोड़ है ही नहीं। हम टीवी पर ये बेवजह की बहस करते हैं, या तो ये कोई गठजोड़ बताएं कि भाई हम गठजोड़ कोई बना रहे हैं, हम सारे लोग, और हम लोग इस भ्रम में कई बार, आप भी इंडिया गठबंधन बोलते बोलते फिर थोड़ा हिचकिचाए। कोई ये नहीं कह सकता कि आज कोई ऐसा गठबंधन है। अगर गठबंधन होगा तो उसका एक स्वरूप होगा ना, जैसे यूपीए एक समय में था, उसका एक स्वरूप था, लेकिन वही है कि नई बोतल में पुरानी शराब डाली, वो भी नहीं चल पाई। और एनडीए एक है तो उसका स्वरूप दिखता है कि भाई ये पार्टियां। अब जयराम रमेश जी ने 23 पार्टियों की बात की है, लेकिन अगर मान लीजिए कि उसमें स्टालिन की पार्टी नहीं आती, जिसके जो अगर हम कहें तो सर्वाधिक लोकसभा सांसद उस लिहाज से देखें तो तीसरे नंबर की वो पार्टी हो जाएगी,
विपक्ष के लिहाज से। तो क्या अगर वो नहीं आएगी तो ये गठजोड़ किसी काम का होगा, इसका कोई मकसद पूरा होगा? जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, क्या वो राहुल गांधी को स्वीकार करने को तैयार हैं? इसके बीच में आम आदमी पार्टी जिस तरह से कह रही है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों मिले हैं क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना है, तो मुझे नहीं लगता है कि रीजनल पार्टीज और कांग्रेस का एक दूसरे पर भरोसा बन पा रहा है, विश्वास नहीं बन पा रहा है। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या कि अपना वाला हिस्सा ले ले, दूसरे को नहीं देना है। मन छोटा है, जिसको कहते हैं, जो अटल जी कहा करते थे कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ इस गठजोड़ का सबसे बड़ा संकट यही है। ठीक है दुष्यंत नागर जी, बहुत सारे सवाल हैं जो आपके ऊपर रेज किए गए हैं और सबसे बड़ी बात कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस का तो चरित्र ही नहीं है, वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी नीचे तक गिनाते चले आए हैं और कह रहे हैं कि भाई आपका तो चरित्र ही नहीं है कि आप गठबंधन में रहें, गठबंधन के साथियों को साथ लेकर चलें, वो संवेदना ही नहीं है। जी देखिए, हर्ष जी ने शुरू किया कि भाई एनडीए का गठबंधन बहुत मजबूत है, यूपीए का या इंडिया अलायंस का गठबंधन मजबूत नहीं है, और इन्होंने सहयोगियों के विषय में भी बड़ी भारी टिप्पणी की। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया था तो सबसे पहले जेडीयू की तरफ से ऐतराज आया और उन्होंने उनका किस तरह से प्रतिक्रिया थी वो उसको मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। समय समय पे इनके गठबंधन अकाली दल श्रोमणी साथ छोड़ गया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ अलाइन है। डीएमके को नई पार्टी, विजय पार्टी के आने के बाद में समस्या है, वो मिल बैठ के बात करेंगे जयराम साहब और उसको सुलझाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ स्वीकार लेते हैं हम लोग कि हाँ भाई समस्या है, हम बातचीत कर रहे हैं, हम उनके समस्याओं का निराकरण करेंगे। वो तो पब्लिक में आके कह रहे हैं, तो आपका स्वीकार, आप नहीं क्या स्वीकार करेंगे तो नहीं माना जाएगा क्या? वो तो चिट्ठी लिख रहे हैं, तो आपके ना स्वीकार करने से जी। देखिए, ऐसा नहीं होता, लोकतंत्र में ये सब चीजें चलती हैं। लेकिन मूल प्रश्न ये है जो मैं आपको कहने जा रहा हूं, आगामी लोकसभा चुनाव में सभी सहयोगी दल एक साथ पूरी शक्ति के साथ लड़ेंगे, समन्वय के साथ लड़ेंगे और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे लड़ेंगे, वो तो चलिए पे लड़ेंगे, ठीक है सर, के नेतृत्व में। ठीक है। हर्षवर्धन जी, मैं आ रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि बीजेपी से उसका रिएक्शन लेकर उसके बाद आपके पास आऊंगा। दरअसल आरपी सिंह, आपको लगता है कि ये कोई किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन है या आप देख रहे हैं जैसे अभी पश्चिम बंगाल में कितने बुरी तरीके से ममता बनर्जी चुनाव हारी है, तो वो भी अब उनको भी एक गठबंधन की तलाश है। कांग्रेस को लग रहा है कि कहीं से कोई सकारात्मक खबर आ नहीं रही है, तो एक मिलने की जरूरत है, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तब तो एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, जो कि सीपीएम ने साफ तौर पर लिखा भी है। तो क्या ये एक फ्रस्ट्रेशन में एक होने की एकजुटता के तौर पर आप देख रहे हैं इसको? एकजुटता कैसी हो सकती है? अभी हाल में तो टीएमसी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने चुनाव लड़े हैं। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को लेकर किस प्रकार की शब्दावली इस्तेमाल की, सबको जानकारी में। लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी आमने सामने लड़े हैं। वो तो राहुल गांधी लेफ्ट वालों को हमारी बी टीम बताते थे और डीएमके ने तो ऑलरेडी कह दी कि हमारी पीठ के पीछे छुरा घोंपा है। उमर अब्दुल्ला ने ऑलरेडी इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जेएमएम ऑलरेडी नाराज है, इनसे सख्ती बहुत सख्त नाराज है कि हमसे पूछे बिना आपने राज्यसभा का कैंडिडेट कैसे डिक्लेयर कर दिया। तो कहाँ साथ है? ये सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको कहते हैं एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कहीं पर कुछ, चलिए इस समय हमको एक मुद्दा खड़ा कर हम किसी बच्चों के कंधे पर बंदूक चलाकर हम कुछ कर लेंगे, इतने भर, इससे आगे कुछ नहीं है। और फिर ये कहते हैं कि ये इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगे पार्लियामेंट का। अरे मैंने कहा अगले साल के बाद आपस में इतनी सिरपटाल हो जाएगी, देखेंगे नहीं आप एक दूसरे को, क्योंकि यूपी के अंदर जब हार होगी उसका समाजवादी पार्टी को सब वो पुरानी बातें याद आ जाएंगी जिसमें कहा था कमलनाथ ने कौन अखिलेश वखिलेश। तो वो सब लोगों की मेमोरी में रहता है, पॉलिटिकल आदमी की मेमोरी में रहता है। सर मजबूरी के चलते हुए हाथ मिलाते हैं, फिर जब पता है कि उसके बावजूद ही हारना है उसके बाद फिर आमने सामने खड़े हो जाते हैं। ठीक है हर्षवर्धन जी, कितनी भी परिस्थितियां रहें या ये कहें कि आप अपनी बात का जो है वो ऐड करिएगा, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में ये है कि जो राजनीतिक परिस्थितियां जिस तरह से लगातार बदलती हैं, क्या उनके अनुरूप गठबंधन भी बदलते रहते हैं, उसी तरह से शेप लेते हैं और फिर उसी शेप में ये भी गठबंधन सामने आ रहा है विपक्ष का? इसको फिर क्यों ना तरजीह दी जाए कि कम से कम विपक्ष के अगेंस्ट में एक वॉइस के तौर पर खड़ा तो हो रहा है? नहीं, इसमें कोई ऐतराज नहीं है और राजनीति में गठबंधन बनते बिगड़ते हैं। हर कोई तो हर किसी के साथ रह चुका है। अटल जी की सरकार में ममता बनर्जी मंत्री रही हैं, लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैंने कहा कि एनडीए यूपीए दोनों गठजोड़ थे।
यूपीए ने सरकार चलाई और अल्पमत की सरकार चली, फिर भी चलती रही। इस गठबंधन को, जिसको देश के नाम से बुलाया जाता है, राहुल गांधी को चूंकि एक दिमाग में फितूर था कि इंडिया नाम कहीं से आ जाए, तो ऐसा गठबंधन बनाया जिसको पहले दिन से उनके प्रवक्ता, उनके नेता वो बोल ही नहीं पाते थे, और देश के नाम पर तो कोई गठजोड़ हो नहीं सकता। इसी वजह से, चूंकि इसका कोई स्वरूप नहीं है, इस गठजोड़ का कोई स्वरूप नहीं, ये सिर्फ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बनाया गया। नेताओं को ये समझ में आ गया। आपको याद है अलग अलग जो बैठकें हुई थी, पहले पटना में, फिर मुंबई, बेंगलुरु, ये सब जो बैठकें हुई थी, हाँ। जो कुछ कहा गया था, क्या उनमें से कुछ भी हो पाया? दरअसल इसका अभी तक कोई स्वरूप ही नहीं बन पाया है। ये कुल मिला के एक, चलो ठीक है भाई, सब मोदी से पिट रहे हो तो आओ चलो आज बैठते हैं, कुछ चाय नाश्ता, थोड़ा पकौड़े उकौड़े खाएंगे, समोसे खाएंगे। अच्छा, फिर क्या करेंगे? बाहर निकल कर कहेंगे कि मोदी तो बड़ा तानाशाह हो गया है, सब गड़बड़ हो गया है, देश पूरा गड़बड़ हो गया है, देश बिक रहा, ऐसे कुछ बात करेंगे। कोई एक प्रॉपर एजेंडा, कोई एक ऐसी चीज जिसको जनता को लगे कि हाँ ये हो सकता है, ऐसा करने की स्थिति में ये नहीं है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस गठजोड़ की जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं है, या कहें कि उस मनस्थिति में नहीं है। आपको याद होगा पिछली बार भी, क्या किसी सत्र के पहले राहुल गांधी ने सत्र के पहले सभी नेताओं से, जो विपक्ष के हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, क्या कोई रणनीति बनाई? कोई ऐसी खबर, कोई ऐसा समाचार आया? नहीं आता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस गठजोड़ का कोई मतलब नहीं है। एक दो बैठकें हो जाएंगी, चल जाएगा, थोड़ा माहौल बना रहेगा, और उसके बाद फिर सब अपने अपने रास्ते रहे। और यहाँ जिसको कहते हैं ना कि वो मुंह में राम बगल में छुरी वाला मसला है, तो इसलिए कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। ठीक है, चलिए देखने की बात होगी कि कल ये भरोसा कितना खरा उतरता है, और किस तरह से दुष्यंत नागर जो कह रहे हैं कि ये आने वाले समय में और मजबूत होगा, समय बताएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आरपी सिंह साहब आपका, दुष्यंत नागर जी आपका, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।